92, यस सर। सर 92, 93। हाँ बोलिए। सर 92, 92 तो बेटा वो हो गया ना फेरोसाइनाइड और जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में बताया था ना K4 Fe6 और K3 Fe6 की रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें फेरिक गिव्स ब्राउन कलर सॉल्यूशन विद पोटेशियम, ये सही है। सर डी ऑप्शन। सेकंड गिव्स ब्लू, अच्छा दिस गिव्स ब्राउन कलर विद अमोनियम, गलत है बेटा, ठीक है ना, ये गलत है। आप इसको ऐसे सोच लीजिए कि इसका ए ऑप्शन सही है, बॉम्बे सही है, कलकत्ता भी सही है, कलकत्ता भी मैंने शायद इग्नोर किया था, ठीक है ना, और दिल्ली गलत होगा। क्वेश्चन 93 देखिए, क्वेश्चन 93 में इन्होंने लिखा है एक मेटल सल्फेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड बनता है, CD गैस बनता है। डी गैस डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर देता है ग्रीन में, है ना। इसका मतलब डी गैस में रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, तो अगर सल्फेट है गैस होगी SO2, और जो ग्रीन बन जाता है, ग्रीन का मतलब बन गया ये क्रोमियम 3+ आ गया, और क्रोमियम 3 की रिएक्शन हमने O2 के साथ कराया, तो Na2O2 बेसिकली है क्या, NaOH, N प्लस H2O2 हो गया, राइट। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्रोमियम 3 को ऑक्सीडाइज करेगा क्रोमियम 6 में, क्रोमियम 6 में ऑक्सीडाइज करेगा, मीडियम क्लाइन इतना क्रोमेट बन जाएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब देखिए ऑप्शन, एक मिनट में 20 शुरू करता हूं। बॉम्बे गलत इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट को हीट करने पर एक ही ऑक्साइड मिलेगी, या तो Sp बनेगी या तो SO2 बनेगी, SO3 ही बनेगा में से, तो कॉपर सल्फेट में SO3 ही आएगा, SO2 नहीं आएगा, गलत है। और जिंक सल्फेट में सिर्फ SO3 आएगा। SO2 और SO3 तभी बनते हैं जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है SO3 और मेटल ऑक्साइड के बीच, इसलिए आंसर बनेगा 94, 95, यस सर। 96। कौन से यस सर का मतलब क्या हुआ? 95। 95. Aqueous solution of ferrous sulfate doesn't precipitate with NaOH के साथ PPT मिलेगा, B के साथ PPT मिलेगा, C के साथ PPT मिलेगा, दिल्ली आंसर आएगा। अभी मैंने आपको चार्ट बेटा बताया था ना, सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन अल्काइन होता है और कार्बोनेट आएगा, तो आयरन 2 के साथ आयरन कार्बोनेट का पीपीटी भी मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। नहीं तो हाइड्रोक्साइड तो आप सोच ही सकते थे। 96, 97, 97, 90, हेलो बताएं स्टूडेंट, आवाज स्टूडेंट सही आ रहा, हेलो हेलो, यस सर, हेलो, आवाज ठीक आ रही, ठीक। क्वेश्चन 97 देखिए, इसमें लिखा है which one of the following can be used in place of ammonium chloride for the identification of third group radical, कि अगर हम अमोनियम सल्फेट लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड की जगह अगर अमोनियम सल्फेट लेते हैं, तो फिफ्थ ग्रुप के रेडिकल्स के सल्फेट बन जाएंगे, यानी बेरियम सल्फेट, स्ट्रांसियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये आपको थर्ड ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अमोनियम सल्फेट नहीं लेंगे। अगर आप अमोनियम सल्फाइड लेते हैं, स्टूडेंट ध्यान दें, अमोनियम कार्बोनेट, चलिए बात पहले बताते हैं। अगर आपने अमोनियम कार्ब ले लिया, अगर अमोनियम कार्बोनेट ले लिया, तो बेटा अगेन यहां पर क्या होगा, फिफ्थ ग्रुप के कार्बोनेट आपको
थर्ड में मिल जाएंगे, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। अच्छा, अगर अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, अमोनियम नाइट्रेट का करेक्टर क्या हुआ, एक्वस फेज में अमोनिया है एन प्लस HNO3 है, यानी इसका एक्वस सोल्यूशन एसिडिक होगा, एसिडिक विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। अगर आपने अमोनियम कार्बोनेट डाला है तो जब आप फोर्थ ग्रुप में H2S गैस को पास कराओगे तो ये अमोनियम नाइट्रेट H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में। तो ये तीनों रिएजेंट हम नहीं डाल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड के आवाज जगह। सही नहीं आ तो रही। ये कोई स्टूडेंट अमोनियम सल्फाइड को ऐड किया जाएगा। हेलो यस Yes, सर। sir. हेलो, Yes, sir. हाँ समझ गए ना। Yes, sir. तो अमोनियम सल्फाइड डाला जाएगा। अब अमोनियम सल्फाइड को ऐड करने पर क्या होगा, थर्ड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड बनेंगे और फोर्थ ग्रुप के सल्फाइड बन जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों ने इंडियन लिटरेचर में थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप को अलग अलग मानते हैं, लेकिन कई फॉरेन ऑथर टेक्स्ट थर्ड और फोर्थ ग्रुप को एक ही ग्रुप में कंसीडर करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अमोनियम सल्फाइड को यूज करते हैं, यानी अमोनियम सल्फाइड को यूज करने पर क्या होगा बेटा, थर्ड ग्रुप के बीपीटी भी आ जाएंगे और फोर्थ ग्रुप के भी आ जाएंगे, इसलिए अमोनियम सल्फाइड आप ले सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 98 which of the following combination doesn't evolve chlorine? ए में आएगा कर देगा, बॉम्बे में आएगा, क्योंकि आयोडीन एक इसमें हमने आपको इस तरीके से बताया होगा, एक जो लेस एटॉमिक नंबर, जैसे आप ऐसे सीखिए, ये Cl माइनस है, ये फ्लोरीन पास कराएंगे तो यहाँ पे Cl2 बन जाएगा और F माइनस बन जाएगा। अगर हम Br माइनस में Cl2 को पास कराएं तो ब्रोमीन बन जाएगा और Cl माइनस बन जाएगा। ये हुआ कि एक लो नंबर वाला हैलोजन हायर एटॉमिक नंबर प्लेस करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का ऑर्डर क्या होता है, F2, Cl2, Br2 और I2, ये ऑर्डर होता है। ठीक है ना, इसलिए यहां पर ऐसे आएगा। ओके, देन स्टूडेंट क्वेश्चन 99 में फेरिक हाइड्रोक्साइड बेसिक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे कि NaCl में कोई रिएक्शन तो नहीं आपकी होगी। आवाज ही नहीं आ यस रही है। सर। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। बहुत कट रही है आपकी आवाज सर। अरे सुन लिया है बेटा, सुन लिया है, हाँ सुन लिया है। हेलो, यस सर। 1 मिनट, आवाज, हेलो हेलो, Yes, sir. वॉइस आ रही बेटा, हाँ आ रही है, अच्छा ठीक है। जब और ज्यादा दिक्कत तो बताना, फिर दूसरा नेट। अभी नहीं आई यहाँ वॉइस। पर फेरिक हाइड्रोक्साइड बेसिक है, सर आवाज नहीं
हेलो, सर हाँ हाँ। तो इसमें बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड बेसिक है, जैसे मान लिया ये हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं एक्सेस लेके, तो डिसॉल्व कौन नहीं होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिल्ट्रेट में यहां पर कौन आ जाएगा? AlOH होल 4 माइनस आ जाएगा। समझ गए ना लॉजिक क्या है यहाँ पे? यस सर। हाँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 100 में डाउट बताएं। इसमें लिखा है NaOH is added to an aqueous solution of zinc ions, a white PPT appears। आई थिंक समझ गए हो कि बहुत आसान है। जिंक आयन में अगर आपने NaOH डाला तो सबसे पहले जिंक हाइड्रोक्साइड का PPT बनेगा, और जिंक हाइड्रोक्साइड का जो व्हाइट PPT है ये एक्सेस NaOH में बेटा क्या होगा? डिसॉल्व होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा हाइड्रोक्साइडो कॉम्प्लेक्स एनायन, और ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो जिंक किस फॉर्म में जाएगा? एनायनिक पार्ट में जाएगा, है ना। 101 डाउट। बेटा कई बार बताया लेड क्लोराइड आएगा, याद रख लो, है ना, कि लेड का जो क्लोराइड है वो हीट करने पर डिसॉल्व हो जाएंगे, ठंडा करने पर वापस आ जाएंगे। 102 निकल क्लोराइड सोल्यूशन ग्रीन आएगा, है ना। 103 में ध्यान दे, मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपने H2S गैस को पास किया, है ना, मान लिया आपने बेटा सेकेंड ग्रुप में H2S गैस को आपने पास किया, और वहां पर कोई ऐसा रेडिकल है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, तो ये जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, ये क्या करेगा? सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फर में। तो H2S के ऑक्सीडेशन से एक टर्बिडिटी यहाँ पे डेवलप होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई ऐसा आयन है, रेडिकल है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इसलिए होगा। 104 हो गया होगा। H2S HCl में फोर्थ ग्रुप वाला प्रेसिपिटेट नहीं होगा, और बाकी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। 104 के बाद 5 6 106 यस सर। 106 में देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, कैसे देखोगे? 106 में जो पहला कैन आएगा सर ये टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है। टेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ, which among the following pair cannot be separated by H2S, and इसका मतलब जो रिएजेंट दिया गया है ये रिएजेंट सेकंड ग्रुप का है, तो ए ऑप्शन सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स हैं, दोनों PPT बनाएंगे। बॉम्बे ऑप्शन में एक थर्ड ग्रुप का है, एक सेकंड ग्रुप का है, ये अलग अलग हो जाए, एक PPT बनाएगा दूसरा नहीं बनाएगा। कलकत्ता में एक फोर्थ का है, एक सेकंड का है, तो एक बनाएगा एक नहीं बनाएगा। ऐसे ही दिल्ली में होगा, तो आंसर बनेगा ए, है ना। इनको हम सेपरेट, कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक। ओके, 107 यस सर। A metal solution gives yellow PPT with silver nitrate। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर येलो PPT दिया तो आपको बताइए क्या क्या हो सकता है? ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, फास्फेट हो सकता है। येलो PPT आयोडाइड है ना। लिखेगा। अरे तसल्ली तो रख, आगे पढ़ क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। येलो PPT तीनों दे रहे हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फास्फेट, तीनों PPT येलो बनाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? The PPT dissolves in dilute nitric acid। तो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा और ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए फास्फेट आएगा बेटा, है ना, इसलिए फास्फेट आएगा। ये सब देखिए, सर ये सब कलर याद रखने हैं।
अरे यार तेरे को बार बार वही बेटा बोलना पड़ेगा क्या? हमको तुमको कितनी बार बताया होगा कि बेटा सिल्वर ब्रोमाइड येलो होगा, आयोडाइड येलो है, सिल्वर सल्फाइड दिस वन। बोलो, हमको बता दो, जब से मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू किया है, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर आयोडाइड को येलो कम से कम 50 बार तो बेटा बोला ही होगा कि नहीं बोला होगा? आप बताओ। और कम से कम 50 बार आपने सुना होगा, आपने सुना होगा। हाँ सर, वो पता था लेकिन फॉस्फेट का नहीं पता था। नहीं, फास्फेट का क्यों नहीं बताया? फास्फेट का आपको बता दें, याद दिलाएं आपको, फजान रूल में मैंने आपको बताया कि फास्फेट कलर है, लेकिन जिन पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा उसमें कलर सिल्वर देगा, सिल्वर के अलावा सिल्वर और उससे ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाले केटायन देंगे और कोई नहीं देगा। आपको फजान में पढ़ाया, अभी मैंने सॉल्ट में भी मैंने आपको डिस्कस किया, और आप देखिए जहां पे कलर का बताया वहां पे भी मैंने लिखा है कि लेड में मतलब सिल्वर में मोनो भी आएगा, पॉली भी ऐड हो जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन में सर बताया आपने। हाँ, टाइप ऑफ रिएक्शन बताया, फजान में भी बताया, और ये भी बताया कि सिल्वर के हैलाइड, सिल्वर के सभी पीपीटी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होंगे, हैलाइड डिसॉल्व नहीं होंगे, है ना। फास्फेट डिसॉल्व होगा, क्योंकि फास्फेट में क्या होगा, इसका सेकंड और थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम रहता है। तो इसलिए बेटा मैं आपको कह रहा हूं, एक सजेशन में दूंगा कि जब भी सवाल को करें तो ये मत सोचिए कि हमारे दिमाग में हमने सर ने पढ़ा दिया, हमको धड़ाधड़ सब क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी जो फर्स्ट स्टेज आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम है, जिसको आप ऐसे करें, आप शीट को रखें और बगल में नोट्स रखें। जैसे अब यही सवाल था कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन कौन येलो पीपीटी, तुरंत आप क्या करो, कलर पे जाओ, और कलर पे मैंने बताया कि कौन कौन येलो देंगे, इसमें आप तुरंत देख लीजिए, ठीक है ना। ये तरीका होगा, इससे क्या होगा कि आपने पढ़ा है, सुना है, जरूर ठीक है, समझ में आया होगा, लेकिन जब मौके पे बात आ जाती है तो आपको क्लैरिटी नहीं आती। तो क्लैरिटी लाने के लिए आप करें इसको, ठीक है, ऐसा करें। एक्सरसाइज 2 में आपको ऐसा नहीं करना, एक्सरसाइज 1 के सभी प्रॉब्लम को नोट्स के सहारे करें, इससे नोट्स आपके दिमाग में प्रिंट होना शुरू होगा, ठीक है ना। फिर अगर दिक्कत आती तो आप ड्यूरिंग डिस्कशन मेरे से आर्ग्यू करें कि सर मैंने पढ़ा था मेरे को यहाँ कंफ्यूजन आ गया। तो इस लेवल पर जो डाउट होने चाहिए वो ये होने चाहिए, कंसेप्चुअल कंफ्यूजन, कि सर मैंने देखा था नोट्स में, आप मेरे को नहीं समझ में आया, है ना। 108 9 109 बेटा समझ में आ गया। अमोनियम, जैसे यहीं पर लिखा हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन डिसॉल्व हो जाएगा, जाहिर सी बात है डी ब्लॉक का आएगा, है ना। 110 111 12 13 तक बेटा किसी का कोई डाउट है? हेलो, नो सर। 14 108 14 100 8 में क्या लिखा है इसमें, पोटेशियम क्रोमेट इन एसिटिक एसिड। बेटा एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कोई पीपीटी बना रहा है क्रोमेट के साथ, और व्हाइट पीपीटी वही बना रहा है H2SO4 के साथ। तो पहले ये तय करो कि एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कौन कौन पीपीटी बनाता है क्रोमेट के साथ, कौन कौन बनाता है। देखिए, बेरियम पीपीटी बनाएगा, तो स्ट्रांसियम भी बनाएगा, लेड भी बनाएगा, सिल्वर भी बनाएगा, बोलो बनाएगा ना। क्रोमेट कैसा, येलो, तो इसका भी येलो आएगा, इसका भी येलो आएगा, इसका भी येलो आएगा। हमने फिर याद दिला रहा हूं आपको कि सिल्वर की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसलिए सिल्वर उन ऑक्सी एनायन जिन पर 3 नेगेटिव चार्जेस हैं उनमें कलर डेवलप करता है, साथ ही साथ क्रोमेट का कलर चेंज कर देता है। ये सब बता चुका हूं, ये अब आपका काम है बेटा, इसको देखिए, क्योंकि अगर यही रिपीट करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, कोर्स कैसे बढ़ेगा आगे। यहाँ पर कौन कौन एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो रहा है, अब जैसे ये देखना था तो आपको वापस कहा जाना था
डिसोल्यूशन ऑफ पीपीटी बाय एसिड वाले पार्ट में जाना था। तो एसिटिक एसिड में ये डिसॉल्व हो जाएगा और ये डिसॉल्व नहीं होंगे, तो ये आउट हो गया, आउट ये हो गया क्योंकि रेड है, ये आउट हो गया क्योंकि डिसॉल्व हो गया। अब हमारा ऑप्शन 2 में आया। फिर इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर कि एक तो येलो मिलता है, दूसरा इन्होंने लेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ व्हाइट पीपीटी बना ले रहा है, बट नो पीपीटी सोडियम व्हाइट। देखिए सल्फेट के साथ पीपीटी दोनों बनाएंगे, ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा, लेकिन क्लोराइड के साथ पीपीटी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। हमको क्या होगा यहाँ पे? बेरियम। आप ऐसी पेपर में है ना, तो जो पीपीटी नहीं बनाएगा वो क्या होगा? बेरियम हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है ना। मतलब जैसे आपको लगे तुरंत वो पेज खोलो, नहीं याद नहीं आएगा बेटा। अभी ये हम आपको बता दे, ये हमारा एक्सपीरियंस करता, अभी याद नहीं आएगा। आपको प्रीवियस पेजेस खोलने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा, है ना। ओके, जैसे आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आपने किया होगा तो कोई लिगेंड आ जाता रहा, तो लिगेंड के लिए आपका याद हो गया क्या? एक बार हमने पढ़ा दिया, लिगेंड थोड़ी याद हुआ। आपने बार बार पलटा होगा, अरे यार ये ईन का क्या मतलब था, ये डाइन का क्या मतलब है, कितनी डेंटिसिटी, कितनी रिंग बन रही। आपने बार बार पेज को पलट के देखा, लेकिन आज की डेट में परफेक्शन आया कि नहीं आया? आया। तो ऐसे बेटा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, है ना। 113 तक कोई डाउट? 14, 15 तक डाउट? 15 तक बेटा किसी का कोई डाउट? 16, 17, 17, 17 ओके 17 देखिए, ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अभी जैसे मान ली इन्होंने लिखा है व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर। अब हो सकता है बहुत सारे कंपाउंड में डिसॉल्व होते हैं, होने दीजिए, लेकिन वो लिखा है कि ऑन पासिंग H2S गैस इनटू दिस सॉल्यूशन ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्ट में कोई ऐसा केटायन है जो केटायन या तो फर्स्ट ग्रुप का होगा या तो सेकंड ग्रुप का होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले ही H2S के साथ पीपीटी बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसका जो सॉल्ट दिया गया वो सॉल्युबल है। आगे लिखा बेटा द ब्लैक पीपीटी डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन डाइहॉट नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जितने भी बेटा सल्फाइड हैं वो सभी हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। एक डिसॉल्व नहीं होता है, वो है HGS, डिसॉल्व नहीं होता है। ये एक्वारिजिया में डिसॉल्व होगा और सल्फाइड में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब ये है कि उस सॉल्ट में मरकरी नहीं है, मरकरी को छोड़कर और कोई है। मरकरी को नहीं तो फिर क्या क्या हो सकता है? लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, सिल्वर हो सकता है ना। फिर आगे लिखा हुआ है on adding a few drops of concentrated H2SO4 a white precipitate obtained, this pipette is that of, है ना। इसका मतलब व्हाइट पीपीटी बन जाता है। तो अब देखिए बेरियम सल्फेट होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि सेकंड ग्रुप का नहीं है। बी स्टांसियम सल्फेट नहीं होगा क्योंकि स्टांसियम फिफ्थ ग्रुप का है। सी आ सकता है और डी नहीं आएगा। डी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको याद होगा सीडीएस आपको क्या मिलेगा? येलो पीपीटी देगा। सीडीएस येलो देगा, लेड ब्लैक पीपीटी देगा, ठीक है ना। सी और डी दोनों सेकंड ग्रुप के हैं, लेकिन लेड सीडीएस ब्लैक आएगा और सीडीएस कैसा आएगा? येलो आएगा। इस पर हमने एक दिन बहुत पहले बताया था आपको। देखिए फिर मैं आपको बता दे रहा हूं किसके ब्लैक होंगे। जैसे ये मान लिया एस ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया और ये पी ब्लॉक हो गया। तो बेटा ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक में ये जो 6th पीरियड वाले हैं, ये 6th पीरियड हो गया, ये 5th पीरियड हो गया और ये 4th पीरियड हो गया। तो ये कलर्ड, इनके कलर्ड सल्फाइड हैं, याद करिए कलर्ड होंगे, कलर्ड, ये भी कलर्ड हैं और ये ब्लैक मिलेंगे, कलर्ड ब्लैक। इनका कोई नहीं मिलेगा, है ना। सल्फाइड के बारे में हम बात बता रहे हैं। यहां देखिए जिंक सल्फाइड, आपको याद होगा जिंक सल्फाइड व्हाइट होगा। अगर जिंक का सल्फाइड व्हाइट है
तो कैडमियम का सल्फाइड ब्लैक नहीं हो सकता है। जिंक से कैडमियम आने पर इतनी पोलराइजिंग पावर नहीं बढ़ पाएगी कि यार इससे ऊपर वाला व्हाइट था ये एकदम से ब्लैक हो जाएगा, इतनी पोलराइजिंग पावर नहीं है। मरकरी है ना, और यहाँ पर क्या आ गया, निकल सॉरी कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, सॉरी थोड़ा पहले इसको क्रोमियम हटा दें, क्रोमियम, ठीक है ना। तो क्रोमियम, मैग्नीज, आपको बता दें मैग्नीज का साइज बड़ा होता है। मैग्नीज, एक मिनट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, इनके साइजेस अगर मैं लिखूं 164, 147, 135, 129, 137, 126, 125, 125, 128, 137। अब बेटा देखो इसका साइज बड़ा है, इसका भी साइज बड़ा है, ये हमारे बेसिक रेडिकल का पार्ट नहीं तो इनको हटा देता हूं। और इसीलिए आपको बता दें ये जो MnS है ये बफ कलर का होता है, बफ या पिंक होता है, ये पिंक होगा, ठीक है ना, बफ या पिंक होगा। ये सभी ब्लैक मिलते हैं और ये मिलता है व्हाइट मिलता है। तो आई थिंक समझ गए बेटा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जिंक का ऑक्साइड और जिंक का सल्फाइड व्हाइट है और मैग्नीज का भी सल्फाइड ब्लैक नहीं है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फाइड और मेटल कैटायन के बीच डिस्टेंस ज्यादा हुआ। डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब पोलराइजेशन कम हुआ। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, कम होने का मतलब कलर तो होगा लेकिन ब्लैक नहीं हो पाता है। और क्रोमियम का सल्फाइड आपको बता दें तुरंत हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो ये ब्लैक आ जाए तो, और बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो मैग्नीज का ब्लैक नहीं होगा, जिंक व्हाइट है और ये कैडमियम कैसा है, ब्लैक नहीं है। बाकी सभी जैसे सिल्वर आ गया, सिल्वर का ब्लैक मिलेगा, गोल्ड सल्फाइड बनाते ही नहीं। तो आज की डेट में बेटा मेरे को ये बताओ सब लोग, ब्लैक और कलर के बारे में बताओ। अब यहीं पर मैंने इससे बता दिया, बार बार मत पूछना बेटा। मैं आपसे बोलूं बेटा, एंटीमनी सल्फाइड कलर होगा या ब्लैक होगा? एंटीमनी सल्फाइड बोलो, कलर्ड कलर होगा, बोलो कलर्ड होगा, ब्लैक नहीं होगा, भले कोई कलर हो, है ना। आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, टिन सल्फाइड, ये हमेशा बेटा कलर्ड होंगे, ब्लैक नहीं हो सकते हैं। लेकिन बिस्मथ का सल्फाइड, लेड का सल्फाइड ये ब्लैक आएंगे, मरकरी सल्फाइड ब्लैक आएगा, जिंक सल्फाइड व्हाइट आएगा, है ना। मैग्नीज यहाँ पे इस तरीके से। तो ये एक तरीका है। हालांकि ये भी मैंने एक बार बताया है आपको, मैंने कहा भी था कि दोबारा बताऊंगा, तो इसीलिए मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। ओके सर। हाँ बोलिए सर जो बाकी मतलब लास्ट पेज जो थ्योरी और थ्योरी वाली जो शीट है उसका जो लास्ट पेज है वहां जो कंपाउंड दे रखे हैं कलर, वो याद कर लें तो हो जाएगा क्या? तो ये सब इधर उधर क्यों होता, सब तो बता दिया, काहे को याद करोगे? नहीं सर, तो खुद अब जैसे दिमाग आपने का तो भी सिर्फ इस्तेमाल सल्फाइड करो के लिए बेटा। बोला है, तो सर सल्फाइड के लिए एक अलग से ये चार्ट याद करना पड़ेगा, हाँ, फिर और वैसे अलग किसी के लिए और याद करना आप हमको पड़ेगा। ये, अरे पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। हमने ये बताओ, हमने किसके लिए नहीं बताया, ये जवाब दो हमको। किसके लिए नहीं बताया इसका तुम हमारे को जवाब दो। सर तो वही मतलब सर उतने सारे चार्ट याद नहीं सर होते बता ना, तो फिर वही दिया है बात आपने, पर करे, याद फिर तो वही बात। करना पड़ेगा। अपने अलग अलग जगह पे अलग अलग अरे चार्ट अरे बनाए एक थे। बात, अरे पूरी बात हमारी पहले सुनो। देखिए एग्जैक्ट कलर याद करने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। एग्जैक्ट कलर लिमिटेड केसेस में आपको याद करना पड़ेगा। मैं तो आपके इसलिए चाह रहा हूं कि लोड कम पड़े। आज के डेट में मेटल के हैलाइट के कलर मैंने आपको बता दी कि कौन कलर होगा कौन नहीं होगा,
हैलाइड बता दिया, ऑक्साइड बता दिया, सल्फाइड बता दिया, ऑक्सीसॉल्ट बता दिया, बचा क्या हमको बताओ? इसके अलावा तो कोई है नहीं सर। भाई। ऑक्सीसॉल्ट, एक बात पूरी हमारी सुन लो पहले। ऑक्सीसॉल्ट के बारे में बता दिया कि अगर सिल्वर से कम कोई पोलराइजिंग पावर का केटायन है तो उसके ऑक्सीसॉल्ट में कभी कलर नहीं आएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन व्हाइट ही रहेगा। यस सर। सिल्वर या सिल्वर से ज्यादा पोलराइजिंग पावर वाला केटायन है तभी उसके ऑक्सीसॉल्ट में कलर आएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन। अगर उस पर 3 या 3 से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीसॉल्ट का काम खत्म, किनारे करो। अगर ऑक्सीसॉल्ट में कलर आता है तो वो सिर्फ डीडी ट्रांजिशन हो सकता है। मैंने कहा बेटा फेरस सल्फेट एक्वस फेज में कैसा कलर होगा, नहीं होगा? आप बताओ मेरे को। फेरस सल्फेट को एक्वस मीडियम में रखें, कलर होगा नहीं होगा? बोलिए। होगा। कलर का अब कलर का बेसिस क्या होगा? अब कलर का बेसिस क्या हुआ? डीडी ट्रांजिशन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। लेकिन अगर हमने कहा बेटा एक्वस फेज बनी एनहाइड्रस में, अब हमको बताओ कलर होगा नहीं होगा? फेरस सल्फेट है, पानी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई लिगेंड नहीं, कोई पानी नहीं। अब बोलो कलर होगा नहीं होगा? अब नहीं होगा। तो कलर है या नहीं है? बाकी तो पेपर में लिखा ही मिलेगा कि भाई ऐसा है। यहाँ तो थोड़ा कलर ज्यादा लिखा गया है, इसलिए इसी बहाने बच्चों को याद होगा, इसलिए एक्सरसाइजेस में कलर का ज्यादा डाला गया है। अब मैंने आपसे कहा कि बताओ बेटा क्रोमियम ऑक्साइड कलर्ड होगा नहीं होगा? जवाब दो। क्रोमियम ऑक्साइड कलर्ड होगा नहीं होगा? बताओ। क्रोमियम ऑक्साइड कलर्ड है? होगा। मैंने कहा बेटा सिल्वर ऑक्साइड कलर्ड होगा। SNO कलर टिन ऑक्साइड कलर्ड है? बिस्मथ ऑक्साइड ब्लैक है ना? अब मैंने कहा बेटा बिस्मथ क्लोराइड बताओ। बिस्मथ क्लोराइड एनहाइड्रस कलर्ड होगा या व्हाइट होगा? कलर्ड नहीं होगा, व्हाइट आएगा। कैसे कलर्ड बोल दिया? मैंने कहा था किसी भी केटायन का क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में कलर्ड नहीं होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन। यस सर, यस। कोबाल्ट क्लोराइड ही सिर्फ ब्लू होता है। कोबाल्ट क्लोराइड का उसका लॉजिक अलग होता है और कोई कलर नहीं आएगा। अब बिस्मथ क्लोराइड को बिना पानी के रखें या पानी में रखें, कभी कलर नहीं आएगा। क्यों? डीडी ट्रांजिशन हो नहीं सकता, पोलराइजेशन आएगा नहीं। मर्क्यूरी क्लोराइड बोलो क्या होगा? मर्क्यूरी क्लोराइड व्हाइट होगा या कलर्ड होगा? वाइट। व्हाइट होगा। पानी में डाल दे तो कलर्ड कहां से हो जाएगा? D10 है, वाइट ही रहेगा। व्हाइट ही रहेगा। व्हाइट। तो मेरा कहने का, अच्छा बताओ HgI2 बोलो कलर्ड होगा या व्हाइट होगा? कलर्ड होगा। अब देखो आयोडाइड आ गया ना। जरा सोचो कि सिल्वर का आयोडाइड कलर्ड है तो मरकरी का आयोडाइड कलर्ड होगा, क्योंकि उससे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है। तो ये जो मैंने आपको इस तरीके से, मेरा आप याद करिए, आप फ्री हैं बेटा, मेरे को कोई दिक्कत। मेरा कहने का मतलब है कि आप एक लिमिट कहाँ तक याद रखो। अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करोगे तो आपका कलर वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिड्यूस हो जाएगी। अभी जैसे हमने आपको बोला, मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकी आप याद कर लो तो मेरे लिए तो अच्छा हो जाएगा। मेरे लिए तो अच्छा हो गया कि हाँ बेटा कलर याद कर लिया, धनाधन तुम बता रहे हो, हम वो पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब, बीइंग ए ट्रू आईटीएन आप होने जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो तो आपको ये तीन आसान हो जाएगा। बस इसलिए मैं कहता हूँ, और याद करने तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एग्जैक्ट कलर, और आपको बता दें एग्जैक्ट कलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप आईआईटी के क्वेश्चंस को देखिए, उसका रीजन ये क्या है कि अगर एग्जैक्ट कलर के बेसिस पर क्वेश्चन देने लगेंगे तो ये रट्टू तोता वाले जितने लड़के हैं वो आईटी में अच्छा कर लेंगे। उनको रट्टू तोता वाले बच्चे नहीं चाहिए, उनको चाहिए लॉजिकल आर्गुमेंटल वाले स्टूडेंट चाहिए। तो इसलिए कभी भी आप आईटी का आज ही देखिए बेटा पेपर, एडवांस का देखना, मेंस का मत देखना। और मेंस में भी ऐसे कलर याद करने वाले आते नहीं, मेंस में भी नहीं आते कि हाँ बताओ रेड कलर किसका है, ब्लू कलर किसका है, कोई नहीं पूछे। ठीक है ना। और जो कॉमन कलर वो तो इतनी बार रिपीट होते हैं, वो आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगे, इसलिए ज्यादा ना परेशान हो। और ऑप्शन दोनों आपके पास है बेटा, याद कर लो तो भी अच्छा, ना याद करो तो ऐसे जो मैंने बताया वैसे याद कर लो, भी ठीक है।
हाँ बताएं। हेलो। theory. तो चलो एक बार 120 तक तो निपटाई दो तुम लोग। 120 तक बेटा बताओ, 19. कोई डाउट और है आपको? 19। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ aqueous solution of colorless metal sulfate M gives white PPT with ammonium hydroxide। अब जैसे यहाँ पे एक कोई मेटल सल्फेट जो कलरलेस, इसका देखिए हर लैंग्वेज का मीनिंग है। aqueous solution of colorless metal sulfate, यानी कलरलेस मेटल सल्फेट है, इसका मतलब वो मेटल सल्फेट या तो S का होगा या P का होगा या D में अगर है तो जिंक और कैडमियम हो सकता है ना, जिंक और कैडमियम हो सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब P का होगा या तो D का होगा। S वाले पीपीटी नहीं देते मैग्नीशियम को छोड़कर। दिस वाज सॉल्युबल इन, आगे लिखा हुआ है दिस वाज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया, इसका मतलब D ब्लॉक का हो गया, और D ब्लॉक का हो गया तो D में एक्सेस में सॉल्युबल है और व्हाइट है, यानी इसका मतलब हो गया जिंक ही हो गया, जिंक हो सकता है, कैडमियम हो गया। फिर आगे नो लिखा पासिंग H2S गैस दिस सॉल्यूशन इज व्हाइट पीपीटी, मतलब जिंक कंफर्म हो गया बेटा, क्योंकि H2S के साथ जो पीपीटी देगा अनपासिंग H2S व्हाइट यानी दे रहा है, जिंक हो गया कंफर्म। 120 AgCl इज सॉल्युबल इन एक्वा में नहीं होगा बेटा, अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा 116 में बेटा AgCl dissolves in ammonia giving बेटा अमीन कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, अमीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दिल्ली आंसर आएगा। मीन सिल्वर 1 क्लोराइड। सर 118 और हाँ 118 में देखिए क्या लिखा है, बहुत आसान सवाल, ये भी बहुत। इसमें लिखा है व्हेन एक्सेस SnCl2 इज एडेड टू दिस वन, आपने SnCl2 डाला और बेटा आ गया है ना। अच्छा अब देखिए रिएक्शन यहाँ पर क्या, ए व्हाइट पीपीटी टर्निंग ग्रे इज फॉर्म, द ग्रे कलर इज ड्यू टू। अब जैसे इसके बीच रिएक्शन होनी है, क्या रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है? तो टिन में आपको याद होगा, टिन का कभी भी कंपाउंड देखें जिसमें टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो एक काम आपको बेटा सोचना है क्या, कि उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा या ना हो। तो आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए टिन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर मरकरी है, फिर गोल्ड है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पार्ट आ गया। तो टिन क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा पहले Hg2Cl2 में, SnCl4 बन गया, और Hg2Cl2 प्लस SnCl2 अगर और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मरकरी आ जाएगा प्लस Sn आ जाएगा, तो ये आया व्हाइट और ये आ गया ग्रे, ठीक है ना। सर सेकंड स्टेप में तो ये तो यहां पर क्या होगा, अगर इसलिए एक्सेस बोल दिया, एक्सेस डालने पर क्या होगा कि आपको फाइनली मरकरी मिलेगा, ग्रे कलर ऑप्टेड, तो कलर बेसिकली मरकरी का आएगा। थर्मोमीटर में आप देखते होंगे ना, मरकरी जो दिखता है कैसा दिखता है, थोड़ा सा ग्रे ब्लैक दिखता है। 120 तक कोई डाउट? तो बेटा मेरा इस 119 बेटा अभी तो बताया आपको। नहीं सर 119 में आपने बोला कि ZnS सर Zn के साथ H2S व्हाइट पीपीटी देगा, लेकिन जो चार्ट है उसमें ZnS मतलब H2S के साथ Zn का नो पीपीटी लिखा है। ZnS के साथ, अरे पहले बेटा मीडियम तो देखो, मीडियम यहाँ क्या, और जिस मीडियम की बेटा चार्ट में आप देख रहे हैं वहां मीडियम बताओ मेरे वो क्या है। आपने क्या देखा, H2S के साथ पीपीटी नहीं मिलेगा, लेकिन अमोनियम सल्फाइड के साथ पीपीटी दे रहा होगा, ये तो लिखा है ना। यस सर। हेलो। यस सर। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये बताओ, अगर जिंक सिर्फ H2S के साथ पीपीटी दे देता तो जिंक को सेकंड ग्रुप में रखा जाता, फोर्थ में क्यों रखा गया? यही तो मैंने अभी समझाया कुछ दिन पहले आपको कि जिंक का सल्फाइड का KsP हायर है, तो जिंक का सल्फाइड कब बनेगा, जब सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। तो सल्फाइड एंड कंसेंट्रेशन कब ज्यादा होंगे, जब मीडियम बेसिक होगा। न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में नहीं देगा पीपीटी, ठीक है ना। यस सर। देखिए ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसको इज नॉट द वेस्टिंग ऑफ टाइम,
ये आपको बता दें हर साल होता है, और इस बार चूंकि ऑनलाइन क्लास है इसलिए ज्यादा हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको अभी थोड़ा समझाया है बेटा, इससे हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो अब तक हमने पढ़ाया है, हम पढ़ाने को और हल्का पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से पढ़ाया कि आप लॉजिकली, क्योंकि सॉल्ट का क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल होता है, और जब तक आप लॉजिकल नहीं होंगे सॉल्ट के प्रॉब्लम में आपको तकलीफ आएगी। जैसे मैथमेटिक्स नहीं होती ना, ऐसे फिजिक्स नहीं होती, ऐसे ये सॉल्ट के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तुक्का नहीं लगेगा। आज हमने बेटा सवाल दिया, क्या मालूम एग्जामिनर के दिमाग में क्या था, उसने क्या है, लेकिन एग्जामिनर भी सवाल बनाएगा तो लॉजिक के तहत बनाएगा। उसकी नब्ज अगर पकड़ना आपको आ गई तो क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो आप 2 मिनट में पटक देंगे क्वेश्चन को। अगर नब्ज नहीं पकड़ पाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। मेरा बस ये कहने का, तो आप पढ़ो इस तरीके से, और इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बताता हूँ, देखो ऐसे ऐसे होगा। चलो ठीक है, ये थ्योरी पढ़ा जाए। अच्छा, अगले क्लास में कितने क्वेश्चन बढ़िया से कर पाओगे मेरे को बताओ। 121 से कितने क्वेश्चन दे दूं? 50 तक। 30 दे दूं, 50 तक दे दूं बेटा? यस सर। चलो ठीक है, लेकिन समझ गया ना, जैसे मैंने भी क्वेश्चन किया ऐसे ही करो। और अगर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती तो मैं जरूर बताऊंगा, ऐसे ही आपको कोई डांटने फटकारने का बेटा सवाल नहीं यहाँ पे, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, लेकिन करें आप ऐसे ही। ओके, और सुन एक चीज और चाह रहे हैं मैं कि यार ये क्लास जो सुबह वाली है ना, ये थोड़ा मेरे को इसमें मैं फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो इसको मैं कल वाले दिन ही टीटीएस में ही रखूं, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट लूंगा इसको। लेट का मतलब मैं इसका टाइम रख लूं करीबन 5:45 से। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यस प्रॉब्लम यहाँ पे 2 आ रही है मेरे साथ बेटा, 2 प्रॉब्लम आ रही हैं, और पहले मैंने सोचा इसको 10 बजे से ले लूंगा। एक्चुअली एक तो आ रही मेरी अभी 3 क्लासेस होंगी, और एक नेट का इशू रहता है तो है ही है, और मतलब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने गूगल वाले बैच को शाम को कर दिया है, तो वो टाइम में उसका एडजस्टेबल हो गया तो आपका भी एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं कल, आज जैसे क्लास है अब हमारी सैटरडे के अंदर आनी चाहिए थी, तो मैं कल आपकी क्लास ले लूं 5:45 पर, चलेगा बेटा? हेलो चलेगा हेलो सर। स्टूडेंट्स, कल मॉर्निंग में ले सकते हो सर? 5:45 नहीं बेटा, कल मॉर्निंग में लेक्चर, उसमें वीडियो पे जाएंगे, वीडियो लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना? चलेगा तो सर। कल मॉर्निंग में क्लास है ना, तो कल 5:45 पे ले लेंगे, और आपको 7:15 तक मैं छोड़ दूंगा, 7:15, और अगर आपकी श्रद्धा होगी तो 7:30 तक पढ़ा देंगे। 7:30 क्यों? अरे नहीं सर, 7 बजे तक ही सर। सर इतनी श्रद्धा नहीं है। अरे श्रद्धा रख बेटा। हैं? अरे सर ये टाइम परफेक्ट है ना यार। नहीं ये वाला ठीक तो है, लेकिन मेरे को कुछ प्रॉब्लम है 1-2, क्योंकि आज तो एक तो मेरी कंटिन्यूएशन में 3 क्लासेस आएंगी, नेट का कोई तुम्हारी वजह से मैंने C1 क्लास को भी शिफ्ट किया है, तो वो बड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है, और कल फिर मैं शाम को ले लेता हूँ, देखता हूँ कल शाम को। तो कल ठीक रखूँ, कल 5:45 से बेटा शेड्यूल में भेज दूंगा आज आपको, और क्वेश्चंस अगर मान लिया 150 तक कर लोगे, हेलो, और नहीं तो मैं कल पढ़ाई देता हूँ। 140 तक दे दो। हाँ सर कल पढ़ा दो सर। कल पढ़ाई दो सर। सर पढ़ाई देता हूँ कल, है ना, हाँ, पढ़ा के yes, इसको sir. निपटा देता हूँ, Yes, क्योंकि sir, बेटा बाद में कर लेंगे। 25 तारीख को आपका टेस्ट है ना, 25 Yes, तारीख sir. को आरटी है, तो 25 से पहले कम से कम हम चाहते हैं कि 2 लेक्चर हम मेटलर्जी पे दे दे बेटा, है ना, क्योंकि आपका 2 लेक्चर में खत्म, हालांकि आज तो मैं लगता हमारा टाइम चला गया काफी हद तक, तो हमारा ये था कि जो अभी एससी क्रिटिकल का डिस्कशन बचा हुआ ना, ये भी निपटा देता हूँ, तो आने वाले 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे हम खत्म कर देंगे, इसके बाद जो है हम आपको मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे बेटा। अच्छा, मेटलर्जी की शीट आई क्या उसमें फिनिक्स ऐप पर? यस सर आ गई है। Yes, आ गई? ऑफलाइन आ गई। सर अच्छा, 5:30 हाँ, पे ले लो क्लास। कल 5:30? यस सर। यस सर। क्यों 5:30 क्यों? अरे सर 7 बजे हमारी दूसरी क्लास होती है। 7 बजे कितने लोग क्लास हो रही है? लेकिन 7:05 से शुरू होगी ना, है? हेलो, यस सर।
5.5 से ले लो सर। देखता हूं फिर चक्कर क्या है कि चलो मैं एडजस्ट करूंगा जैसे भी होगा। ओके 7 बजे, या तो फिर ऐसा करेंगे तो डिस्कशन फिर 7 बजे ले लूं, पहले पढ़ा दूं। सर कब? लेकिन यस सर। है ना, सर लास्ट अभी में मैं डिस्कशन टाइम- अभी आप पढ़ा दो। डिस्कशन भी तो करना है सर। हाँ, लेकिन Important. कहने का मतलब ये हुआ कि कल जो है कल शाम को क्लास रहेगी आपकी, कहने का मतलब ये, और कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम 7:15 तक क्लास लूं, ऐसे एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अभी बैठ के हम सोच लेंगे, बना देंगे आपको, ठीक है ना। अगर किसी को असुविधा होती तो फिर बताना मेरे को। चलो अभी तो मैं पढ़ा देता हूँ। अच्छा, पिछले क्लास में बेटा हम लोग बात कर रहे थे किसकी, उसकी, ये एक बार स्क्रीन शेयर कराता हूँ, देखता हूँ लोड कितना आता है। हेलो बेटा, Yes, सल्फाइड तक मैंने पढ़ा दिया था ना, है ना। ये थायोसल्फेट आ गया। अच्छा, थायोसल्फेट में रिएक्शन नंबर 1 हो गई, देखिए स्क्रीन पर सब लोग, 1 हो गई है। और रिएक्शन नंबर 3 डिस्कस कर दिया है। रिएक्शन नंबर 3, आज हम रिएक्शन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और रिएक्शन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी है ना, टाइम टेकिंग है, जिसमें से आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन आई है 2 में, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, क्लोराइड के क्लोरीन के साथ, और डाइक्रोमेट इसके साथ, फेरिक के साथ, दिस तरह से। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड लेके, और एक बेटा यहाँ पे इसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं, ये मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, रिएक्शन 1 और 3 में कोई 1 एंड 3 में बढ़ो आगे। हेलो, यस सर। बढ़ो आगे। ठीक, ओके। देखिए सब लोग, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट थायोसल्फेट का, इसीलिए मैंने थायोसल्फेट वाला कॉलम डिस्कस नहीं किया था, आपको याद होगा। ये बेटा थायोसल्फेट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ऑक्सीजन, और यहां पर O- और O-। ठीक, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। बेटा थायोसल्फेट, आपको पहली बात याद होगा कि ये फ्री एसिड H2SO3 एग्जिस्ट नहीं करता है। H2SO3 फ्री एसिड एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये IMR हो जाएगा, यस सर। और IMR होते यहाँ पर SO2 गैस बनेगी और सल्फर का रेजिड्यू आएगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये जब हम सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं तो इसका एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा और इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा हुआ? अल्कलाइन। अच्छा, अल्कलाइन क्यों होगा? क्योंकि सोडियम सॉल्ट है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्यों होगा? उसका मैं जवाब देता हूं। देखिए यहां बेटा 2 सल्फर हैं, एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और दूसरे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो इस सल्फर में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना चाहिए और इसका काम करना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करना चाहिए। तो लेकिन हाइपो सोडियम थायोसल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होने के कारण ये वाला सल्फर ऑक्सीडाइजिंग का काम बेटा यहां पर नहीं करेगा। ये करेगा? ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग का काम नहीं करेगा क्योंकि इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया। तो अब इस अल्कलाइन में सिर्फ यही काम करेगा, इसीलिए कहा जाता है कि हाइपो का एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा और इसका कैरेक्टर क्या होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात एक और यहां पर बेटा कि हाइपो एक बहुत अच्छा लिगेंड भी है। लिगेंड कैसे है? एक्चुअली लिगेंड में ये फ्लेक्सीडेंटेट बड़ा अच्छा है।
मोनोडेंटेट का काम तो करते ही करता है, डाइडेंटेट का भी काम बहुत अच्छी तरीके से करता है। अच्छी तरीके का वर्ड क्यों आया, आप जरा सोचिए कि मैं एक बार कार्बोनेट ले लूं, एक बार कार्बोनेट को बेटा डाइडेंटेट बना लूं और एक बार मैं थायोसल्फेट को डाइडेंटेट बना लूं, तो हमको ये बताओ कौन डाइडेंटेट की भूमिका अच्छा करेगा? थायोसल्फेट। थायोसल्फेट अच्छा रोल प्ले करेगा। उसके दो कारण मैं आपको बताता हूं बड़े अच्छे। यहां पर एंगल 120 है, यहां पर एंगल बेटा 109 है, मतलब एंगल स्ट्रेन थायोसल्फेट में कम होगा, कार्बोनेट में ज्यादा होगा 4 मेंबर पे, क्योंकि अगर यही 120 एंगल ले लेगा तो यहाँ एंगल कम हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात यहां पर है कि ये एसएस बॉन्ड लंबा है, एसएस बॉन्ड लंबा है। ये थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड। ये लेंथ छोटी है, ये लंबी है, तो यानी कम एंगल पर अगर इसकी लंबाई ज्यादा हो गई तो यहां पे बेटा क्या होगा, स्टेन आने के चांसेस कम आएंगे, ठीक है ना। इसलिए थायोसल्फेट में करेक्टर के इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक हुआ, रिड्यूसिंग करेक्टर हुआ और एक अच्छा लीगेंड है। तो अगर किसी मेटल केटायन में हम थायोसल्फेट को डालेंगे तो पहले वो मेटल केटायन थायोसल्फेट के साथ पीपीटी बनाएगा और पीपीटी बनाने के बाद क्या होगा, एक्सेस हाइपो में वो कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है। साथ ही साथ अगर मेटल केटायन में रिड्यूसिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है तो उसके साथ रिडॉक्स भी कर सकता है। तो यानी किसी मेटल केटायन Mx+ के साथ थायोसल्फेट 3 रोल प्ले करेगा। पहला प्रेसिपिटेट बना सकता है, दूसरा रिडॉक्स कर सकता है, तीसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर सकता है, ठीक है ना। ये 3 करेक्टर प्ले कर सकता है थायोसल्फेट किसी केटायन के साथ। तो पीपीटी बनाएगा ही। रिडॉक्स कब करेगा, जब उस केटायन में ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तब करेगा जब वो डी ब्लॉक का हो या फिर ऐसा केटायन होगा जिसका Z-effective बहुत ज्यादा है, लाइक 6th पीरियड बेसिक रेडिकल। इतनी बात से अब मैं आगे बेटा बढ़ता हूं। कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किसी का डाउट क्वेश्चन बेटा अगर है तो आप लोग कर सकते हैं। बढ़ूं आगे? ओके अच्छा, एक और बात बेटा यहाँ पर, चलो समझाने से पहले मैं एक और बात बता देता हूँ यहीं पर। प्लीज, जैसे आपको याद होगा बेटा, ये हमने सल्फाइड लिया था ना, ये सल्फाइड। अगर इस सल्फाइड को मैं ऑक्सीडाइज करूं तो यहां सल्फर मिल जाएगा, ये सल्फर मिल जाएगा। इस सल्फर में ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसको एक्सेस में ले लिया तो फिर ये सल्फर क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी सल्फर को फिर ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, SO2 में। SO2 में, लेकिन SO2 में डोमिनेंट करेक्टर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये फाइनल बदल जाएगा किसमें, सल्फेट में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें, अगर यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर में, चाहे वो वीक हो। लेकिन अगर मान लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक्सेस में ले लिया तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, सल्फेट मिलेगा। मैं इस बीच वाले इसको हटा देता हूं और फाइनल बेटा यहां पे लिख देता हूं सल्फेट। ठीक, इसी लॉजिक को हम यहां इस्तेमाल करेंगे। देखिए O- सल्फर, O- डबल बॉन्ड S -2 और +6 और यहां पे डबल बॉन्ड O। मान लिया स्टूडेंट्स यहां पर हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया, तो यहां पर क्या हो सकता है, एक तरीका यहां पर ये हो सकता है कि ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाए और अपना ऑक्सीडाइज किसमें हो गया, सल्फर
डबल बॉन्ड O, O माइनस N प्लस 6 में कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए. दिस इज वन एस्पेक्ट, एंड दिस इज सेकेंड एस्पेक्ट इज O माइनस सल्फर S -2 डबल बॉन्ड O माइनस, और अब हमने इसको क्या बना दिया, सल्फर डबल बॉन्ड O माइनस ये +6 N2 बना लिया. देखिए बेटा हुआ क्या, ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में अंतर क्या है, यहां पर ये सल्फर -2 में, -2 यहाँ पे सल्फर +6 में आ गया. चलिए बैलेंस करते हैं इसको. ये सल्फर -2 से +6 में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 8 इलेक्ट्रॉन निकल आए. ऊपर वाले को अगर हम बैलेंस करें तो स्टूडेंट्स क्या यहां पर आएगा, 2 माइनस यहां पर है, 2 माइनस यहां पर आ गए, है ना, 0, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले. अच्छा एक मिनट इसको बैलेंस कर लेते इसको भी, और +2H प्लस 2H प्लस AQ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्लस H2O. यहां पर बताइए 8 इलेक्ट्रॉन आए ना बेटा, -2 से +6 आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए. अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस यहां पर आ गए, और 8 2 10, 10 2 12, और 12 इधर कितने हैं बेटा, इधर कितने आ गए, इधर आ गए 4. तो यहां पर हाइड्रोजन आयन कितने लिख दूं, 10. देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इधर कितने, 4 माइनस इधर हैं, और 4 माइनस इधर हैं, सॉरी 8 लिखने पड़ेंगे, गलत लिख दिया ना, 8 हाइड्रोजन आएंगे ना. सल्फर 2 इधर आ गए, तो सॉरी एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना. अब 10 आ गया ना, ये अब सही है, चेक करिए. ओके अच्छा एक बात जरा सोचिए, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में मीडियम देखिए ना, सेकंड वाली रिएक्शन का मीडियम एसिडिक ज्यादा हो गया कि नहीं हुआ. जब मीडियम ज्यादा एसिडिक हुआ तो एक बात जानते हो क्या होगा, ये जो सल्फेट है ये सल्फेट ना रह के जानते हो किस में बदल जाएगा, बाइसल्फेट में बदल जाएगा. किस में बदल जाएगा, बाइसल्फेट में बदल जाएगा. अब देखिए इसी को मैंने, या एक काम करो यहाँ पे O माइनस बना दिया, और ये बाइसल्फेट में बदल जाएगा, यानी H यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हटा दिया, इसको लगा दिया ऐसे HO, और यहां पे हमने कर दिया क्या, 8 कर दिया, 8H प्लस कर दिया. ठीक बैलेंस हो गया ना. अब एक तीसरा रिएक्शन और बन रहा पॉसिबिलिटी. तीसरा रिएक्शन बेटा है O माइनस S, O माइनस डबल बॉन्ड S -2 डबल बॉन्ड O प्लस O माइनस S, O माइनस S -2 डबल बॉन्ड O. तो यहां पर क्या हुआ, O माइनस S S S S O माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड 0 0 5 and 5. ऐसे सोचिए बेटा, ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर -2 में है, -2 से आ गया 0 में, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले. 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर ने ले लिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 थी, 6 से कहां पर आ गया, 5 में. 1 इलेक्ट्रॉन सरप्लस आ गया, बोलो आ गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन सरप्लस आ गया. इसी तरीके से ये वाला सल्फर -2 में है, 0 में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर ने ले लिया, ये 6 से आ गया 5 में. तो अब यहां सरप्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए.
ये एक्चुअली रिएक्शन इस तरीके से होती है स्टूडेंट, बताता हूं आपको। तो ये 3 रेडॉक्स रिएक्शन, इन 3 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन थायोसल्फेट करता है। तो हमको बेटा ये बताइए, ये तो हो जाएगा किसके साथ में? मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होगी। एक्सेस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होगी। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल फेरिक आयन, फॉर एग्जाम्पल कॉपर 2, फॉर एग्जाम्पल I2। ये किसके साथ आएगा? जैसे डाइक्रोमेट हो गया, डाइक्रोमेट, परमैग्नेट, क्लोरीन, ये किसके साथ हो गया? एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस क्लोरीन के साथ हो गया। बोलिए हेलो, सब समझ में आ रहा? देखो यहां ये सल्फर था, ये आ गया यहाँ पे सल्फर में, यहाँ ये इसमें -2 में था, और ये आ गया यहाँ पर, इसमें आ गया एक्सेस के साथ, और यहां पर ये -2 में था, ये यहां पर इनमें आ गया। ठीक, अब देखिए वापस हम चार्ट में जाते हैं। ये आपको याद रहेगा ना? ये आपके पास चार्ट है क्या? नहीं, मैं वापस स्क्रीन शेयर कराता हूं, 1 मिनट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में है क्या? नहीं बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडवांस के लिए। अच्छा, एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, और कई बार आई भी है। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ देखो, ये देखिए यहां पर क्लोरीन, ए ऑप्शन में क्लोरीन ब्रोमीन लिया। देखो एक्सेस नहीं लिखा है, ए रिएक्शन ए में एक्सेस नहीं लिखा है, सल्फेट आ गया और सल्फर आ गया। एक्सेस में लिया गया है, एक्सेस क्लोरीन लेने पर सोडियम बाइसल्फेट बना और HCl। याद होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका जब रिएक्शन बैलेंस किया था तो 8 H+ थे और हमने कहा था मीडियम एसिडिक हो गया, तो क्या करेंगे हमने? सल्फेट की जगह बाइसल्फेट। इस पर एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हम क्लोरीन गैस को, एक्सेस क्लोरीन गैस को हाइपो सोल्यूशन में पास कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या मिलेगा? इस टाइप का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, है ना, और इस NaCl, HCl, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आप बताओ, सोडियम सल्फेट नहीं मिलेगा ना बेटा, सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा क्योंकि मीडियम एसिडिक हो जाता है। तो ये आ गया। अब देखो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पिंक है तो मैग्नीज टू रिड्यूस हो गया, यहाँ पे देखो सल्फर और सल्फेट आ गया। डाइक्रोमेट के साथ सल्फर मिल गया और सल्फेट मिल गया, यानी जो सल्फर -2 में था वो 0 में आ गया और बाकी सल्फेट आ गया, बाकी क्रोमियम आ गया, ये मैग्नीज आ गया, इसमें आ गया। अब ये वाले जो रिएक्शंस हैं, देखो बेटा ये वाले जो रिएक्शन है ये माइल्ड या वीकर ऑक्सीडाइजिंग, फेरिक है, आयोडीन है, कॉपर है, इनके साथ देखो क्या बनेगा? टेट्राथायोनेट बनेगा। इसको मैं एक्सप्लेन और करता हूं। आवाज मेरी ठीक से आ रही बेटा? अभी नहीं आ रही? आ रही ना? अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक कट तो नहीं रही तो मैं चेंज करूं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक 2 एक्सपेरिमेंट बेटा मैं करता हूं, क्योंकि यही बगल में आपको दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाए। O3 लिया और इसमें हमने फेरिक आयन रखा, यहाँ पे हमने फेरिक आयन ले लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया सोडियम थायोसल्फेट डाल दिया, और इसमें हम फेरिक आयन को डाल रहे हैं। तो बेटा ये 2 एक्सपेरिमेंट है, 2 एक्सपेरिमेंट में अंतर क्या है? यहाँ हाइपो में हम फेरिक डाल रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बोला
कि बेटा हाइपो एक अच्छा लिगेंड भी है। तो जैसे हम फेरिक आयन की बात करेंगे तुरंत यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा FeS2O3 एंड ट्वाइस एन माइनस, यहाँ कॉम्प्लेक्स बन गया, ये वॉलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर अगर मान लिया हमने एक्सेस फेरिक आयन को डाला, अब यहाँ बेटा रिडॉक्स हो गया, रिडॉक्स होके क्या बना, ये रिड्यूस हो गया आयरन 2 प्लस में और अपना बदल गया S4O6 2 माइनस में। और अगर यहाँ पे ऐसे डालते हैं तो पहले यहाँ बेटा रिडॉक्स होगा, रिडॉक्स हुआ तो यहाँ पे क्या बना, फेरस, ये फेरस आयन बन गए और प्लस S4O6 2 माइनस आ गया। फिर यहाँ पर एक्सेस Na2S2O3 डाला तो ये बन गया FeS2O3 होल ट्वाइस 2 माइनस एंड प्लस S4O6 2 माइनस। ओके बेटा जरा देखो दोनों में अंतर क्या हो, समझ में आ रहा कैसे क्या होगा? यस सर। ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है और दूसरा एक्सपेरिमेंट, दोनों में अंतर क्या होगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉलोड बाय रिडॉक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉलोड बाय रिडॉक्स, और सेकंड वाले में रिडॉक्स फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। समझ गए ना कैसे? रिएजेंट का है बस कि किस में आप किस तरीके से इसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हाइपो ज्यादा है इसलिए पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि रिडॉक्स होने के लिए बेटा, रिडॉक्स होने के लिए फेरिक आयन का भी कंसंट्रेशन सफिशिएंट होना चाहिए। तो जैसे हम फेरिक आयन डालेंगे तो तुरंत रिडॉक्स नहीं होगा, पहले कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि फेरिक आयन कम है। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन ये दिखाई गई है, ये वाली, ये कौन सी रिएक्शन है? ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिखाई गई ई वाला पार्ट, हमको ये बताओ ये एक्सपेरिमेंट 1 है या एक्सपेरिमेंट 2 है? एक्सपेरिमेंट 1 है सर। 1 है बेटा, 1 वाला। अब देखो, अब जैसे ये आयोडीन वाली रिएक्शन हुई, आयोडीन वाली रिएक्शन तो मेरे हिसाब से सबको आती होगी कि मान लिया हमने Na2SO3 रिएक्शन आयोडीन से ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ क्या हुआ, Na बन गया N प्लस Na2S4O6 बन गया। ये देखो, ये ऐसे कॉपर में बात बताते हैं, कॉपर भी ऐसे बनाते हैं आपको। देखिए एक टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, इसमें मान लिया यहाँ पर हमने Na2S2O3 ले लिया और इसमें मान लिया हमने कॉपर आयंस ले लिए, और अब हमने यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट को डाल दिया और इसमें हमने कॉपर आयन को डाल दिया। तो हमको बेटा अब तुम लोग इसके बेसिस पर ओरल बताओ, दोनों एक्सपेरिमेंट आपके सामने, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट 1 में जब हम कॉपर आयन को डालेंगे, कॉपर आयन में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग। बेटा म्यूट करें आपके यहाँ। पहले वाले एक्सपेरिमेंट, पहले वाले में पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा या रिडॉक्स होगी? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये ज्यादा है बेटा, है ना, ये ज्यादा है। दूसरे वाले में क्या होगा? रिडॉक्स होगा। वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा, किसी को डाउट है तो पहले यहाँ पर क्या हुआ, रिडॉक्स हुआ। रिडॉक्स हुआ तो क्या बना, क्यूप्रस थायोसल्फेट बन गया, पीपीटी आ गया, N प्लस S4O6 2 माइनस आ गया। फिर हमने एक्सेस हाइपो डाल दिया, एक्सेस हाइपो डालने पर अभी कॉम्प्लेक्स बन गया Cu S2O3। वन मिनट, Na4, ये कॉम्प्लेक्स बना, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बेटा बनता है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बनता है। बस आप तो इतना याद रखो, जरूरी नहीं कि इसका पूरा कंपोजिशन याद रखो, ज्यादा अच्छा तो याद हो, साल में 365 दिन होते हैं ना, एक साल में 365 दिन जनरली, यहाँ 465 हो गया, 465, यस। ठीक, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन बनाई गई है यहाँ पर,
ये कौन सा एक्सपेरिमेंट वाली रिएक्शन बनाएगी हमको बताओ बेटा? कॉपर Second. सल्फेट सेकंड वाली बनाएगी ना, रेडॉक्स फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है ना। 465 यहाँ भी है ना, हाँ ठीक है। और ये कलरलेस होगा, कलरलेस क्यों होगा? क्योंकि ये कॉपर यहाँ पे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कलरलेस आ जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया ये रिएक्शन समझना। अब रिएक्शन नंबर हम 4 की बात अगर हम करें, रिएक्शन नंबर 4 में मैं इसको भी मैं आपको समझाता हूँ बेटा, है ना, इसको भी समझाता हूँ। एक तो AgBr वाली होगी और दूसरा यहाँ पे ये वाली रिएक्शन हुई। जैसे मान लिया मैंने हाइपो, ये H2O3 लिया बेटा 2 माइनस एक्वस, इसकी रिएक्शन हमने कराई साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है SCN माइनस, SCN नेगेटिव बन जाएगा, ये एक्वस आ गया। तो ये बेटा बन जाता थायोसानेट। एक्चुअली इसकी मैकेनिज्म ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे सोचिए कि इस थायोसल्फेट में वो सल्फर जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और थायोसानेट बना लिया, और बाकी यहाँ पर क्या होगा, SO3 बनेगा N2 माइनस, ठीक। अब ये जो जब थायोसानेट हो गया ना बेटा, ये थायोसानेट अब इसको मीडियम एसिडिक करते हैं, है ना, एसिडिफाइड with dilute HCl and ferric ion is added, और फेरिक आयन एडिट करते हैं। तो बेटा ये थायोसानेट के साथ ये बना लेता कॉम्प्लेक्स FeSCN, वाटर होल 5 और 2+, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं FeSCN होल थ्राइस, और ब्लड रेड कलर सॉल्यूशन। ये स्पेसिफिक टेस्ट है। फेरिक आयन कभी भी बेटा आपसे अगर कहा जाता है कि एक केटायन ने थायोसानेट के साथ ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाया, इसका मतलब 100% श्योर है वो फेरिक आयन ही है। अच्छा, ये फेरिक आयन में अगर मान ली इसमें 3 एक्सपेरिमेंट में और करता हूं, अगर मैं इसमें एक्सेस NaF डाल दूं, एक बार बेटा हम इसमें मरकरी को ऐड कर दें, एक बार हम यहां पर ऑक्सलेट को डाल दें, ऑक्सलेट, क्या होगा? अच्छा, एक्सेस NaF का डालने का मतलब क्या हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में हम एक्सेस फ्लोराइड आयन डाल लें। NaF का मतलब NaF इज वाटर सॉल्युबल, हम फ्लोराइड को ऐड कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको याद होगा कि थायोसानेट एक वीकर लिगेंड है देन फ्लोराइड। तो जैसे एक्सेस फ्लोराइड डालेंगे तो यहां पर क्या होगा बेटा, अब FeF6 आ गया, यानी फ्लोराइड के एस्पेक्ट में ये बन गया। यहाँ पर ऊपर ब्लड रेड था, अब यहाँ पे कलर वही रहेगा, कलर बेटा बदल जाएगा, जवाब दें। बदल जाएगा सर, वाइट चेंज, कलर बदल जाएगा और ये आपको व्हाइट मिल जाता है। अच्छा, अगर आपने मरकरी डाल दिया बेटा, मरकरी का Z-इफेक्टिव बहुत अच्छा है, और आपको याद दिलाऊं कि मरकरिक आयन उन लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो वीकर लिगेंड है, जैसे सल्फर डोनर साइड वाले I- वालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो मरकरी आयन जो भी होगा वो थायोसानेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और HgSCN होल 4 आ जाएगा। D10 सिस्टम में कलरलेस हो गया। अगर इसमें मैं कोबाल्ट 2+ डाल दूं तो कोबाल्ट 2+ बताइए कहां पर आएगा? आयोनाइजेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में? आयोनाइजेशन स्फीयर में आ जाएगा। और 4, और ये बन गया बेटा डीप ब्लू, है ना, डीप ब्लू बन जाएगा ड्यू टू CT स्पेक्ट्रा। एक्सेस ऑक्सीलेट डाल दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीलेट? ऑक्सीलेट एक कैलेटिंग लिगेंड है, कैलेटिंग लिगेंड है,
और यहाँ थाउसानेट एक वीक लिगेंड, तो क्या होगा यहाँ पे लिगेंड हट जाएंगे और ऑक्सलेट बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, और यहाँ पे 3- आ गया। ठीक, अगर मान लिया इसमें एक्सेस आयरन डाल देते हैं, एक्सेस फेरिक आयरन डाल देते हैं, तो जानते हो क्या बन जाएगा यहाँ पे Fe ट्वाइस ऑक्सलेट होल थ्राइस। इसको यूज किया जाता है ब्लू ब्लैक इंक में, यूज्ड इन मेकिंग इंक, ब्लू ब्लैक इंक, ब्लू ब्लैक इंक। 11-16 हो गया सर। हाँ अरे एक बार रुक जा देखो, ये देखिए साइनाइड डाला अल्कालाइन मीडियम में, थाउसानेट बना, थाउसानेट में फेरिक क्लोराइड डाला, ब्लड रेड आ गया। एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट कंपोजिशंस मिलते हैं, मतलब थाउसानेट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन देखा गया कि इसमें एक थाउसानेट रहता है तो काफी ज्यादा इसका परसेंटेज ज्यादा रहता है। एक्सेस NF डाला तो आपने क्या हुआ, डीकलराइज हो गया, व्हाइट पीपीटी आ गया। मर्करी डाला तो ये बन गया, और कोबाल्ट डाल दिया तो यहाँ पे ब्लू पीपीटी आ गया। केरेटिन लिगेंड आ गया, एक्सेस डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ब्लू पीपीटी। और AgBr के साथ क्या होगा, AgBr तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, ये तो खैर ओरल है। सिल्वर के सभी पीपीटी हाइपो में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट Ag2S, तो डिसॉल्व हो गया। इसको फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो बेटा हाइपो के 3 यूज बहुत ज्यादा पूछे गए। नंबर 1, हाइपो को एंटीक्लोर बोला जाता है। एंटीक्लोर, एंटीक्लोर का मतलब हुआ, ये 2-3 बार आ चुका है ये वाला, कि अगर मान लिया किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को आपने ब्लीच किया है ब्लीचिंग पाउडर से, तो जो एक्सेस क्लोरीन रह जाती है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हाइपो से धो देते हैं, तो क्लोरीन निकल जाती है, इसलिए इसको एंटीक्लोर बोला गया। दूसरा, इसको बेटा यूज किया जाता आइडोमेट्रिक टाइटेशंस में। आइडोमेट्रिक टाइटेशंस में ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं, ये वाली, ये लिखा ना, यूज इन आइडोमेट्रिक टाइटेशंस, और ये वाली यूज करते हैं एंटीक्लोर में, है ना, एंटीक्लोर, ये आइडोमेट्रिक में। और एक बेटा ये यूज करते हैं हाइपो यूज फिक्सिंग एजेंट इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का बेटा इमल्शन लगा रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, जब हम फोटोग्राफ बना लेते हैं किसी, जो सिल्वर ब्रोमाइड लगा रह जाता है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हाइपो सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो इसको बोलते हैं फिक्सिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये 3 इसके नाम है यहाँ पे हाइपो के बारे में। और कोई डाउट भी, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, नोट, मेनली रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना, मेनली इसमें क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और एक ये है एंटीक्लोर। एंटीक्लोर सल्फर ऑक्साइड भी यूज होता है ना, तो थाओसल्फेट बेटा खत्म हो जाता है। अब आगे ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि 3 में बहुत ज्यादा समय लगता है। हाँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हेलो, यस सर। हाँ यस सर। 2-3 मिनट और लेंगे। अच्छा, जिन बच्चों के कहीं क्लास है तो जा सकते हैं, क्योंकि हम वही बताएंगे जो बता चुका हूँ। जैसे एक ये वाला टेस्ट में बता चुका हूँ आप लोगों को, अगला टेस्ट आता नाइट्राइट और नाइट्रेट में। नाइट्रेट और नाइट्रेट में मैं 3 टेस्ट डिस्कस करूंगा, 1, 2, 3, इसके बाद आपको छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि इन टेस्ट को मैं अगली क्लास डिस्कस करूंगा 4 और 5 पर, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास भी बेटा है। ये टेस्ट मैंने आपको डिस्प्रपोर्शनेशन में बताया है। देखिए, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 को हम नाइट्राइट में डालते हैं, तो जैसे डालेंगे तो HNO2 बनेगा, और HNO2 अपने इसके साथ इसमें रहेगा ना N2O3 के साथ, फिर ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा HNO3 और NO में।
और जैसे यहाँ पे NO बनेगी, एयर के साथ NO2 ब्राउन आ जाएगा, तो निकलने वाली गैस आपको ब्राउन मिलेगी। ये याद है ना आपको, मैंने वहां पे जब डिस्प्रपोर्शनेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि HNO2 फ्री एसिड एग्जिस्ट नहीं करती, याद है ना आपको? हाँ, तो ये रिएक्शन वहां का बेटा हो गया। और प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, सिर्फ NO2 को इसके साथ प्रेसिपिटेट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्योंकि नाइट्राइट सिर्फ सिल्वर का इंसॉल्युबल होगा, क्यूप्रस का होगा और मर्क्यूरस का भी होगा। और डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट ये क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे इसमें नाइट्राइट से नाइट्रेट में, जो को नाइट्रेट बन गया। ये 4 और 5 थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन को अगले क्लास में डिस्कस, ये तो मैं बता चुका हूं 1 2 3। ऐसे यहाँ पे आप देखिए नाइट्रेट में जो पहला रिएक्शन है ये मैंने आपको बता रखा, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, नाइट्रिक एसिड बनेगी, नाइट्रिक एसिड को हीट करेंगे N2O5, फिर NO2 आ जाएगा। और एक बात लिखी हुई देखो यहाँ पर क्या, कि विद piece of filter paper or copper turnings evolution of reddish brown gas intensified, बताया ना आपको? और इसका कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ऑल मेटल नाइट्रेट और वाटर सॉल्युबल। ये हो गया। और ये ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में आपको बता चुका हूँ सी वाला कैसे ब्राउनिंग बनता है ना। तो इसमें हमारे को सेकंड ए और बी डिस्कस करना है और इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे 4 और 5 डिस्कस करेंगे, ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे यानी कल, ठीक है। और यहीं पर हम आपको लीव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये मेन रिएक्शन, कल होमवर्क ऐसा रहने तो पढ़ा लेता, घसीट लेता हूँ, खूब खरा कोर्स है ना। सर तो अभी रोज से MWF में ही रखते हैं बेटा, उसको एडजस्ट करते हैं। या तो तुम्हारी क्लास में रखूं, मतलब तुम लोग में से कुछ बच्चों की क्लास आती है 7 बजे क्या? हेलो नहीं सर। किसी की है क्या क्लास? चलो ठीक है, मतलब कल मैं रखूंगा 5:30 से क्लास। अच्छा बेटा, 5:30 बजे से रखूंगा आप लोगों की क्लास, ठीक है, ओके। कल रहेगी और कल डिस्कशन नहीं करेंगे आप लोग, होमवर्क कल डिस्कशन नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। अच्छा, बल्कि आज हमारा ये पूरा चार्ट ये भी निपट जाता, आज डिस्कशन में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया हमने। खैर कोई बात नहीं, उससे बहुत सारी मैंने आपको लेसन भी दिया समझाने के लिए, एक वो भी ऐसा नहीं अपन लोगों ने टाइम वेस्ट किया है। ठीक है बेटा, मेरी क्लास एक्चुअली अभी आएगी, है ना। ओके 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 डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।